वाला भी उनको वैसा ही है। तो आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग समय पे कनेक्ट हैं। हाँ, मेरी मीटिंग होती तो ये 7:05 पे लॉक हो चुकी होती। उसके बाद में मैं एंट्री लेता ही नहीं, मुझे 50 लोग ज्यादा पसंद है 500 के अगेंस्ट में। समय का इम्पोर्टेंस ना रखने वाले 500 लोगों से अच्छा है कि 50 लोग वो लोग हों जो समय का और लाइफ के लिए सीरियस हो और जो समय के लिए। आप लोग देख लीजिए, जो लोग कनेक्ट नहीं है उन्हें कनेक्ट करा लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम आशीष सराठे है और आप ही के शहर से हूँ। और थोड़ा बहुत जो मुझे इस फील्ड को लेकर, नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर जितना मुझे अभी तक अब तक जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, वो पूरा का पूरा 110% और 1000% जितना मेरे पास है वो आपको देने का प्रयास करूंगा। सपनों को जिए, अपने सपनों को पूरा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ जो बिजनेस के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स से मीन्स की बिजनेस की जो बारीकियां हैं और जिन चीजों को हम लोग यूज करके, जिन ट्रिक्स को हम लोग इस्तेमाल करके, जिन तरीकों को हम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपने टर्नओवर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो आज उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 4R में जो हमारे 4R होते हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कि गाड़ी के 4 पहिए में कौन सा पहिया इंपॉर्टेंट है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों पहिए अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन सब चीजों में, जस्ट वेट, यस, उन सब चीजों में यदि हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस में भी जो 4R होते हैं, उस 4R में जो सबसे इंपॉर्टेंट R है, वो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा है, लेकिन चारों अपनी जगह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें जो एक चीज यदि आप कर जाते हैं तो, और एक चीज में यदि आपने अपनी मास्टरी कर ली, तो बाकी की सारी चीजें अपने आप ऑटोमेट में होना शुरू हो जाती है। और वो होती है रिटेल में मास्टरी। रिटेल में यदि आपने मास्टरी कर ली तो अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई अमीर और कामयाब नहीं बना है, उसके लिए बेचना ही पड़ता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और जाने के बाद आप उसे फीस देते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट करता है, तो वो अपनी सेवाएं आपको देता है, बदले में पैसे लेता है। तो जहां भी आप कुछ भी करते हैं और बदले में पैसे दिए जाते हैं या एक्सचेंज होता है, मतलब वहां पे व्यापार शुरू हो जाता है और वहां बेचना शुरू हो जाता है। यदि आप शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप सेवा नहीं कर रहे, उसके बदले में आप सैलरी ले रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने ज्ञान को भी आपके देने के बदले में यदि पैसा लिया है तो क्या किया है, आपने बेचा ही है। तो फिर बगैर बेचे इस ब्रह्मांड में अमीर और कामयाब नहीं बना जा सकता। और जब ये बात एकदम सच है कि अमीर और कामयाब बगैर बेचे नहीं बना सकता, तो हमें मास्टरी करनी पड़ेगी बेचने में। हमें सेल्स पर क्योंकि हम लोग सेल्स के बिजनेस में हैं बट सेल्समैन नहीं है, तो हमें मास्टरी करनी पड़ेगी सेल्स में। तो उस मास्टरी को करने के लिए, हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि हमको पैसों से कोई प्यार नहीं है और हम तो सेवा करते हैं और हम लोग समाज सेवा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हो सकता है वो बुरा लगे, लेकिन सेवा इस दुनिया के अंदर शायद कोई नहीं करता। कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा सेवा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं करता, क्योंकि जब तक खुद का भला ना हो आप दूसरों का भला नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई मुझे ऐसा बोल दे कि मैं ड्यूटी करता हूं तो मुझे बाकी पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, तुम्हारी सैलरी हमें दे दो। तुम्हें क्या करना पड़ रहा है फिर? जब यही करना है तो सैलरी हमें दे दो ना, फिर क्यों इतनी दूर आके नौकरी कर रहे हो, है ना? जब तुम्हें अपनी सेवा ही करनी है तो आपको मास्टरी सेल्स पर करनी पड़ेगी। आने वाला 1 घंटा हम लोग साथ में हैं, अब तो 1 घंटा भी नहीं बचा, 50 मिनट हम लोग साथ में हैं। और इन 50 मिनट में मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपकी अब तक की रिटेल की स्पीड डबल और 4 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी और 4 गुनी हो जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आने वाला 50 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डायरी पेन लेकर बैठे, आज का सेशन रिटेल को लेकर है और साथ में एक्चुअली में मशीन भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये इस सेशन के नियम है कि इसमें आपको डायरी पेन लेकर बैठना पड़ेगा।
क्योंकि आपके दिमाग में कितनी चीजें सेफ हो पाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपने उसे नोट डाउन कर लिया है तो वो लंबे समय तक आपके पास रहेगी और आपको कभी बीच में अड़चने नहीं आएगी, और जब कभी दिक्कतें आएगी तो ये आपकी लिखा हुआ भी आपके काम में आएगा। तो डायरी पेन लेकर बैठे, ठीक है, और आने वाले 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे बैठे 400 लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। जी सुशीला जी स्माइल दे रही है। जी बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि राजू खरपूसे जी भी स्माइल दे रहे हैं। तो दिलीप जी बिल्कुल आने वाले 1 घंटे में आप डॉक्टर बनने वाले हैं। अमित जी बिल्कुल पक्का है ये, डेफिनेटली। और स्माइल अब चेहरे पे थोड़ी सी आपकी आई तो मुझे भी अच्छा लगा। ऐसी स्माइल दिया करिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं आप सभी लोग। ये रजनी हुई के उधर से हंस रही है मैम, ऐसे दे दिया करिए स्माइल तो अच्छा लगता है। सो रिटेल में मास्टरी करने का जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारे पास में मशीन है, जो जिससे हम लोग बॉडी एनालाइजर मशीन कहते हैं। ये हमारा सबसे एक बहुत अहम टूल है जो हमारे पास में। अब इस टूल के बारे में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये टूल है क्या, ये मशीन है क्या, और इसे यूज कैसे करते हैं, और किस तरीके से हम सामने वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर पाते हैं या उसे हम देख पाते हैं, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मशीन है क्या। ये बॉडी एनालाइजर, क्वांटम बॉडी एनालाइजर मशीन है इसे, और ये इंडिया में नहीं बनती, ये बाहर से आती है। कुछ मशीन अलग अलग कंट्रीज से हमारे यहाँ आती है। तो ये मशीन क्वांटम एनालाइजर मशीन है, ये मैग्नेटिक रेस पर काम करती है। जब आप इस मशीन को लेकर बैठते हैं तो ये आपकी बॉडी को स्कैन करती है, और ये रॉड जो आप देख रहे हैं, ये वाली रॉड जो देख रहे हैं, इसमें से मैग्नेटिक रेज निकलती है, और ये मैग्नेटिक रेज आपके हथेली पर जो पॉइंट्स बने होते हैं, हमारे बॉडी के पूरे पॉइंट्स हमारी हथेलियों पर होते हैं, उनको स्कैन करती है, और स्कैन करने के बाद में एक डाटा हमारे बीच पहुंचाती है, और ये बताती है कि हमारे अंदर किन चीजों का इनबैलेंस हो रहा है, कौन कौन सी चीजों में इनबैलेंस हो रहा है, ये बताने का प्रयास करती है। ठीक है, एक्यूरेसी की यदि मैं बात करूं तो 70% इसकी एक्यूरेसी होती है। 60 to 70% हम लोग एक्यूरेसी लेके चलते हैं। बहुत सारे केसेस में 80% से भी ज्यादा हमें एक्यूरेसी मिली है। ठीक है, लेकिन मशीन तो मशीन है। तो ये मशीन जो है ये 80% तक, 60%, 60-70% तक हमें एक्यूरेसी देती है। तो ये मशीन हमें समझना पड़ेगा। अब मशीन के करके आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रिटेल और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मतलब यदि मैं महीने की बात करूं तो 30-40 हजार रुपए कमाना, 30-40,000 कमाना, 30,000 एटलीस्ट कमाना आपके लिए बाएं हाथ का काम है, चुटकी का काम होगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं ये आप देखिए, ये समझने का प्रयास करिए। तो ये जो क्वांटम एनालाइजर मशीन आप देख रहे हैं, जितने लोगों के पास है वो लोग बहुत लकी हैं। जिन लोगों के पास नहीं है तो वो आज के सेशन के बाद फटाफट अपनी मशीन शॉप खरीदने का बिल्कुल प्लान बनाने वाले हैं, और बना ले तो ज्यादा अच्छा है। इस मशीन को यूज करने के लिए आपको पता है कि इसे मशीन कैसे यूज करना होता है। एक मशीन होती है आपके लिए, उसके लिए एक लैपटॉप की आपको जरूरत पड़ती है, और उस लैपटॉप में आप एक पेन ड्राइव होती है मशीन के साथ आई, वो आप कनेक्ट करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं, और फिर आप सामने वाले का को बैठाकर चेकअप करना शुरू करते हैं। तो इसमें दो चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आपके पास में आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। एक तो मेरी तरफ से बिग क्लैप कि पिछले 2 सेशन जो प्रोडक्ट के लिए हुए हैं, राजकिशोर ठाकुर सर और हमारे प्राउड एनटीसी राजेंद्र सर का जो प्रोडक्ट सेशन हुआ है, आउटस्टैंडिंग सेशन हमारे लिए था। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट में मास्टरी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रोडक्ट पर मास्टरी कर लें। मास्टरी मीन्स एटलीस्ट प्रोडक्ट का आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स है उनकी डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। राइट। सेकंड, जब आप किसी का चेकअप करने बैठते हैं, है ना, तो किन चीजों का ध्यान रखना है इस पर थोड़ा सा गौर करिए। जब आप किसी का चेकअप करने बैठते हैं, ठीक है, और
तो आपने ये चीज गौर की है कि चेकअप करते समय बहुत सारे लोग या कुछ लोग या परिवार के लोग या पड़ोस के लोग आसपास खड़े होकर उसे देखते जरूर हैं, राइट। जब आप चेकअप करें तो थोड़ा सा तामझाम करना भी सीख लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिंपल तरीके से वो चेकअप करके उठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, ऐसे मत करिए, है ना। स्टैंडर्ड बनाना और गिराना आपके हमारे हाथ में है। तो आप अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखिए और सिस्टमेटिक तरीके से बैठिए, और थोड़ा सा आपको कुछ फंडे अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप जब चेकअप करने के लिए बैठे हैं तो सामने वाले को आप मशीन किस तरफ रखते हैं उस तरफ बैठा लिए। आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने कुछ मेटल तो नहीं पहना हुआ है, मेटल इन द सेंस कि हाथ में रिंग, अंगूठी या ऐसी कोई चीजें तो नहीं है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक रेज निकलती है, और जिस हाथ में आपने रॉड पकड़ी है उस हाथ में यदि आपकी मैग्नेटिक कोई मेटल है आपके हाथ में, आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है या आपने उसी हाथ में वॉच पहनी हुई है तो ये मैग्नेटिक रेज जो है, ये इसमें डाटा में थोड़ा सा फर्क आता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा वेरिएशन आते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हें, यदि पेशेंट्स को सामने बिठालकर आप बोलते हैं कि आप इसे उतार दीजिए, मतलब महिलाओं को तो खैर अब वो जेवर और ज्वेलरीज उन्हें बहुत प्यार है, तो ये मत बोलिए कि अब ये भी उतार दीजिए, है ना। हाथ में एटलीस्ट रिंग, ये हमारा पंजा खाली हो, ये हमारा जहां पे रॉड पकड़ी है ये पंजा खाली हो, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो उन्हें बोलिए कि ये उतार के थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए, और उसके बाद में फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने पैरों के नीचे कुछ चटाई या कुछ बोरा या कुछ ऐसा रख ले कि, या आपकी अर्थिंग ना, मतलब ये जो थोड़े थोड़े फंडे आप देते हैं ना, हालांकि इससे ज्यादा होता कुछ नहीं है ना, लेकिन ये जो थोड़े बहुत आप देते हैं इससे सामने वाला प्रभावित होता है। आपका प्रभावित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। दूसरी चीज, जब आप किसी का चेकअप कर रहे हो तो चेकअप करते समय तो जो स्क्रीन पर चलता है वो पेशेंट को दिखना चाहिए। आपका लैपटॉप को आप घुमा दीजिए और उन्हें बोलिए कि इसको देखिएगा, और जब तक चेकअप चल रहा हो तो उनसे बोलिए कि आप थोड़ा शांत बैठिए, आराम से देखने दीजिए, आप थोड़ा शांत बैठिए और इसे देखते रहिए। ये जो टुक टुक करके जो चलता है ना, और ये जो 1 से 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट जो घूमता है, ये जो स्कैन करता है 1 मिनट तक, ये बहुत हद तक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इफेक्ट देता है पेशेंट के दिमाग पर, इसका बहुत फर्क पड़ता है। और कई बार मैंने देखा है लोग बैठते हैं इस तरफ और पेशेंट बैठा हुआ है या सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपका सामने बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब ये स्क्रीन चले तो उसे दिखाइए कि ये स्क्रीन देखिए, आप ऐसे करके आप उसके दिखाइए कि आप ये देखिए, अभी आपका स्कैन चल रहा है, हो रहा है सर अभी, ओके ओके, ठीक है ना। और जो लोग खड़े होके तमाशा देखते हैं, कुछ लोगों की आदत है कि तमाशा देखने की बहुत सारी आदत है, जिन लोगों को खड़े होके, जो लोग आपके आस पड़ोस तमाशा देख रहे हैं, उन लोगों से बोलिए कि आप पीछे आ जाइए, उन लोगों से बोलिए कि आप भी इधर आ जाइए, आप भी देखिए, तो उन लोगों को भी आप दिखाइए, राइट। तो उससे हो थे, लेकिन जो देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक कीड़ा काटता है और वो भी आके बैठ जाते हैं कि मेरा भी देखना है, मुझे भी चेक करना है, राइट। तो आपको वहीं से प्रोस्पेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और वो अपने भाषा में कहते हैं ना, चुल्ल होती है लोगों को कि मैं भी चेक करवाता हूँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि मैं भी, समझ रहे हैं आप इसको। तो यहां से आपके प्रोस्पेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, राइट। इसके बाद में मशीन का आप जब एनालिसिस करते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और एक दो रिपोर्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, कि कैसे किन बातों का ध्यान रखना है और किनको क्या चीज आपको प्रिस्क्राइब करनी है या आपको देना है, हम लोग उस तरफ मूव करते हैं, राइट। जो अभी मैंने आपको बताया ये सावधानियां हैं या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। यस,
मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस सर। ओके। तो पहले हम किसी मेल की ले लेते हैं। स्कैन करने में 1 मिनट जाया करने से बेस्ट है कि हम किसी मेल की रिपोर्ट ले लेते हैं। ये कोई दशरथ जी हैं, है ना? और वैसे भी अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो दशरथ जी का रोल वह इम्पोर्टेंट है क्योंकि रामलीला चालू है। इनकी रिपोर्ट है, इसको हम चेक करते हैं। टोटल इस मशीन में आप देख रहे हैं 39 हमारे पास में रिकॉर्ड्स आते हैं। 39 हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब 39 टाइप से इसमें चेकअप किया जाता है, राइट? अब जो 1 नंबर पर है, आप चाहे तो इसे कैसे नोट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके कर सकते हैं, या आप उसे पूरा लिख के कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90% लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। 90% लोग जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको अब ये चीजें समझने में थोड़ा सा ध्यान मुश्किल जाएगी और मशक्कत करनी पड़ती है। तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर से मींस मतलब होता है आपके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स इधर आपकी लोकेट होती है। तो उसमें आप देख रहे हैं पहला लिखा हुआ है ब्लड विस्कोसिटी। इसको हम यदि हमारी भाषा में हिंदी में कहें तो ये ब्लड का गाढ़ापन है। तो ये दशरथ जी जो हैं, जो जिनकी एज 56 ईयर है और 65 का केजी इनका वेट है, तो इनका ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एंड ब्लड फैट, ये जो दोनों चीजें हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, ब्लड का फैट जो आप देखते हैं, तो आप इसमें इस पूरे चेकअप में, इस पूरे मशीन को चेकअप में एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, और वो है कॉमन सेंस। ठीक है, एक चीज बहुत जरूरी रखिएगा, वो है कॉमन सेंस, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल और फैट के बढ़ने से या कम होने से क्या होता है। ये दो चीजें जो बढ़ती हैं तो हमेशा नुकसान करेगी, कम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये देखिए कि ये दशरथ जी का जो फैट का लेवल है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल रेंज भी दी हुई है और एक्चुअल मेजरेबल रेंज भी दी हुई है। ठीक है, तो बढ़ तो रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है आप ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा है या कम है। इस बंदे का फैट बढ़ रहा है मतलब, और वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस को आपको यदि समझना चाहेंगे तो इसमें थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी, है ना? ये मेडिकल लैंग्वेज में है। ये आप इतना समझिए कि इसका फैट का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एक तो खून में हल्का गाढ़ापन है, दूसरा यदि फैट बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि इस बंदे को बीपी की प्रॉब्लम होने वाली, मतलब हाइपरटेंशन होने वाला है, या तो हो रहा होगा, और उम्र 56 ईयर है। ठीक है, मैंने कॉमन सेंस की बात क्यों करी, क्योंकि यदि यही रिपोर्ट किसी 26 साल के बच्चे की निकलती तो आप उसको बोलते कि तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तो 26 साल में बीपी बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। अब चूंकि ये बंदा वैसे ही 56 साल का हो चुका है, तो एक चीज तो पक्का है कि इसका बीपी बढ़ सकता है और बढ़ा होगा। तो आप इनसे पूछिए कि आप बीपी की दवाई खाते हैं क्या? तो यदि वो खाता होगा तो बिल्कुल बता देगा कि हाँ सर खाते हैं, और यदि वो बोल रहा है कि नहीं अभी तो चेक कराया था, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, तो उनको बता दीजिए कि भाई साहब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। जो मशीन के हिसाब से आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा सा आपकी विस्कोसिटी बढ़ रही, मतलब खून में गाढ़ापन थोड़ा सा बढ़ते चला जा रहा है। इसका इन फ्यूचर आगे चल के आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, और फैट को कंट्रोल करना शुरू करिए। ब्लड फैट आपके अंदर बढ़ रहा है, या फिर कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल एक जगह आपको आगे और मिलेगा, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां से आप समझिए। तो और यदि उन्होंने बोला कि हम बीपी की दवाई खाते हैं, तो फिर आपने फिर उसको पकड़ लिया। दवाई हमेशा वहां पे लगाइए जहां पे दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में मलहम पोतने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जहां पेन हो रहा है वहां पे पेन किलर लगाइए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अभी उन्होंने बोला कि हाँ मैं बीपी की दवाई खाता हूँ, तो बिल्कुल खाइए। आपको
कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से आपको ये चीज कंट्रोल हो जाएगी। आपका फैट बढ़ रहा है और आपको बीपी की प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ से आप बढ़े तो ये आपका कार्डियोवास्कुलर हो गया। नेक्स्ट आ गए, ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को यदि हम हिंदी में बात करें तो ये हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है। पाचन तंत्र में 90, जब ये आप ये रिपोर्ट खोलेंगे तो 90% में ये डाटा आपको कम होता हुआ ही नजर आएगा। बहुत कम रेशियो में ये बढ़ता है, हमेशा पाचन तंत्र कम ही होता है। मतलब इन चीजों की कमी होती है तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इनका गैस आप देख रहे हैं, गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक फंक्शन कोफिशिएंट कम हो रहा है। मतलब एक हमारी जो अंदर की जो परत होती है, हमारे जो आहार नाल की अंदर की या हमारे जो पाचन तंत्र के अंदर की जो परत होती है, उसके अंदर एक मूवमेंट होता है, ठीक है, उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये मूवमेंट मीन्स कैसा होता है कि हमारे अंदर की जो लेयर होती है, जो हमारे पाचन तंत्र के अंदर की जो अंदर की लेयर होती है, उसके अंदर कुछ इस तरह से मूव होता है, और वो मूव होने के कारण वहां पे खाना पचता है। अब चूंकि गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक कोएफिशिएंट कम हो रहा है, मतलब आप पूछिए कि भाई साहब गैस वैस बनती है, खाना पचने और हाजमे में आपको कुछ समस्या हो रही है क्या? उसने बोला कि नहीं, बहुत बढ़िया खा रहा हूं मैं तो, अभी फ्रेश भी बहुत अच्छा रहा हूं, तो कोई बात नहीं। इसमें ऐसा दिख रहा था कि आपको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो कम हो रही है। आप हर चीज को एकदम दावे के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते आप, इसमें लग रहा है मुझे, और यदि उसको प्रॉब्लम है वाकई, फिर आपने दूसरी चीज उसकी फिर पकड़ ली कि हाँ उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। यहां से आप आगे बढ़े। थर्ड आपके पास में लीवर है। यहाँ आप बिल्कुल खुल के बोल सकते हैं भाई साहब आपका लीवर कमजोर हो रहा है। बोले मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका लीवर वीक है। ये आपके सामने देखिए लीवर लिखा हुआ है ना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, बाइल सिक्रीशंस कम हो रहे हैं। बाइल सिक्रीशन कम होने से नुकसान नहीं होता है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं यदि ये डिस्टर्ब दिख रहा है आपको, तो आप बता सकते हैं कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है भाई साहब। दूसरी चीज, लीवर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपको खाना पचने में, क्योंकि उसने यदि पहले ही बोल दिया है डाइजेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के समय कि हाँ वाकई डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका लीवर फंक्शन भी डिस्टर्ब दिखाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि पाचन करने में, खाने को पचाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, ठीक है, प्रॉपर आप डाइट नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी चीज, लिवर फंक्शन टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, आप उनसे पूछिए कि भाई साहब दोपहर में या दिन में, मतलब फर्स्ट जो हम पहली बार यूरिन जाते हैं सुबह, तो वो येलोइश होती है, वो हो सकती है ना, क्योंकि रात भर का कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो वो सुबह आपकी हो सकती है। लेकिन दिन में भी यदि आपके यूरिन का कलर व्हाइट ना होकर येलोइश आ रहा है, तो आप 100% समझ लीजिए कि आपको लिवर टॉनिक लेना पड़ेगा। आपको लिवर फंक्शंस आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ये आपके और अपने फैमिली के लिए भी है और अपने घर के लिए भी याद रखिएगा। यदि यूरिन में आपको येलोइश आ रहा है दिन में भी नॉर्मल में, तो आपको लिवर फंक्शन है। तो उससे आप ये चीज पूछ सकते हैं कि आपको यूरिन में येलोइश तो नहीं होती है ना, तो यहाँ से आप लिवर फंक्शन है। तो लिवर फंक्शन के लिए आपको क्या देना है आपको पता है, हमारे पास में लिवोगेन है। और किसको क्या देना है, यहाँ से आप लिखते चले जाइए कि इसको लिवर की प्रॉब्लम है। पहला आपने लिख लिया, इसको बीपी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, प्लस लिवर की प्रॉब्लम है, या आपने अपनी डायरी में नोट करते चले गए कहाँ कहाँ आपको लग रही है। अब उसमें क्या देना है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किनको क्या क्या चीज देनी है, राइट। गॉल ब्लैडर पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिए हुए हैं ये सीक्रेटेड हार्मोन्स है जो बॉडी के अंदर निकलते हैं। इस बंदे के जो है दशरथ जी जो है, इनके एकदम परफेक्ट है, आप देखिए, है ना। ग्लोब्युलिन एकदम बढ़िया है, बिलीरुबिन, एल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल बाइल, बिलीरुबिन, ये सारी चीजें ना, ये जो हम लोग पीलिया की जो जांच कराते हैं जॉइंटिस में, उसमें यही सारी चीजें निकाली जाती है। बिलीरुबिन, बाइल, एएलपी, ना, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं कब, जब जॉइंटिस देखना होता है। मतलब यदि लीवर फंक्शन गड़बड़ है तो आपको उसको और अच्छे से पुख्ता हो जाएगा यदि इनका बाइल बढ़ा हुआ है और बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। बिलीरुबिन का लेबल ये लिखा हुआ है, टोटल बिलीरुबिन यदि ये बढ़ा हुआ है, और इधर बिलीरुबिन नीचे लिखा हुआ है ये बढ़ा हुआ है, या बाइल सिक्रीशंस बढ़े हुए हैं, ठीक है, बाइल, है ना, तो आप समझ जाइए कि इसको वाकई लिवर टॉनिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी इनका परफेक्ट है। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक फंक्शंस पे है, इसमें इंसुलिन बढ़ा हुआ है इन भैया का,
आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलिन बढ़ा हुआ है, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। ठीक है, आप आगे निकलिए। ये ध्यान रखने वाला जो फंक्शन है जिसमें किडनी फंक्शन है, पहला आपने हार्ट देख लिया, दूसरा आपने लीवर देख लिया, तीसरा आप किडनी पर आ जाइए सीधे। छठवें नंबर पर किडनी का फंक्शन है, जो आप किडनी के फंक्शन पर आ जाइए। यहां पर आप देखिए जो चारों चीजें हैं इसमें से आप ये देखिए किडनी के फंक्शन में पिछले चीजों में चीजें कम हो रही थी, लीवर फंक्शन में चीजें कम हो रही थी, किडनी से यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यूरिनोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है, ठीक है, और यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन थोड़ा सा बढ़ा है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंडेक्स जो है BUN ये बढ़ा हुआ है। अब ये BUN और प्रोटीन यूरिया बढ़े होने के कारण आप पेशेंट से पूछेंगे तो आप उनसे ये पूछिए कि आपको यूरिन करते समय बर्निंग होती है क्या, मतलब पेशाब में जलन होती है क्या, जिसको यूरिन मिक्चुरेशन भी कहते हैं, या आप अपनी भाषा में बोले तो आपको यूरिन करते समय जलन होती है क्या, बर्निंग सेंसेशन होता है क्या। और इस कंडीशन में पेशेंट 110% ये बोलेगा कि हाँ सब कभी कभार होती है, तो आपका ये बढ़ा हुआ है सर, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। नीचे के दो चीज बढ़ने से ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। ऊपर आप देख रहे हैं यूरिक एसिड ये बढ़ता है, तो ये आजकल कॉमन डिजीज हो चुकी है लोगों के बीच में कि जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ज्वाइंट पेन जरूर होता है। ठीक है, जब ये यूरिक एसिड इंक्रीज होकर यहाँ पर जाएगा येलो रीजन में या रेड में, तो आप ये मान लीजिए कि सामने वाले को जॉइंट्स पेन जरूर होंगे, बॉडी में जॉइंट्स पेन जरूर होंगे, क्योंकि यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ता है तो वो जॉइंट्स पर जाके जमा हो जाता है। ठीक है, और जॉइंट पर जब यूरिक एसिड जमा होता है तो वहां से इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब दर्द और सूजन आना शुरू होती है। तो यूरिक एसिड का बढ़ना यहाँ पे आपके लिए नुकसानदायक है। कई कंडीशंस में जब मशीन से आपने चेक किया और सामने वाले ने फिर भी बोला कि नहीं सर यूरिक एसिड बढ़ने के बाद भी बोला कि नहीं सर मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना, तो फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छे हैं आप, इसको कंट्रोल कर लीजिए, आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम होने वाली क्योंकि यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है। तो आप उसको ये भी आगाह कर देते हैं कि आपको ये तकलीफ होने वाली है, इसके लिए आप प्लीज अलर्ट रहिए। जो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे हाँ वाकई ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं। नहीं हो रही है, वो एकदम फिट लग रहा है, तो उनको बता दीजिए कि आगे चल के आपको ये हो सकती है। दूसरी चीज, यूरिक एसिड बढ़ने का एक और सिम्टम आपके पास में है जो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, है ना, वो ये है कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है बहुत सारे केसेस में उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब कब्जियत की प्रॉब्लम होती है, वो सुबह फ्रेश नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी आपकी बॉडी का यूरिक एसिड बढ़ता है, और यूरिक एसिड बढ़ा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो कब्जियत की प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते, सुबह आने के बाद गाना गाते हैं जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है, राइट। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होती भाई साहब, क्योंकि ये 56 साल के हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उम्र का ध्यान रखना है, जेंडर का ध्यान रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूछना है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होती, और कब्जियत की प्रॉब्लम आज कॉमन है, तो उनको बोलिए आपका पेट साफ रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा किसके लिए क्या प्रोडक्ट आपको देने हैं। अब कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्या देना है, उसको आप इम्यूनो3 हमारे पास बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, आप उसे लिवोगेन दे सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट से आप उसको आगे कर सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा है तो और किडनी फंक्शन है तो हम यहाँ पे यूरिक प्लस भी चला सकते हैं, और उसे बोलिए पानी ज्यादा पिया करिए। आप कुछ चीजों में तो सलाह भी दीजिए, हर पेशेंट को हर चीज देने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें सलाह भी दे सकते हैं। लंग्स फंक्शन पर आ जाइए। ठीक है, आप जितने भी चेक करेंगे उसमें आपको वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी आपको सबको कम ही मिलेगी। ये आज के एटमॉस्फेयर में ऐसा हो चुका है कि हम सब लोगों की लंग्स कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी दोनों कम हो चुकी है, मतलब जितनी मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स के अंदर भरती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और टोटल लंग कैपेसिटी होती है जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम श्वास अंदर खींचते हैं
तो लंग्स के अंदर जो हवा भरती है उसे ये नापा जाता है, तो ये कम हो रही है। इस प्रकार के इंसान से, है ना, आप ये पूछ लीजिए कि आप जल्दी थक जाते हैं क्या, आपकी श्वास भरती है क्या। मतलब यदि आप थोड़ा तेजी से चल रहे हैं या कुछ दौड़ रहे हैं या सीढ़ी ऊपर नीचे आप तेजी से हो जाए तो आपको श्वास फूलती है क्या आपकी। सामने ने बोला बिल्कुल हाँ, तो बोले आपका लंग्स कमजोर हो रहा है सर, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, तो आप सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉकिंग पे जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, ठीक है, और प्राणायाम करिए। और यदि आप ये सब नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर मैं एक सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट आपको देता हूँ, उससे आप रेगुलर लीजिए, उससे आपकी लंग्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। राइट, ये ऊपर की दो आपकी जो रिपोर्ट्स है, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी के लिए आपको ये एडवाइस देना है, ये आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से। और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ ठीक है, लेकिन ये चीजें आपकी कम आ रही हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। राइट, एयरवे रेजिस्टेंस जो RAM लिखा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन पर, ये कम हो गई है। इसका मतलब है इस इंसान को नींद बहुत आती होगी, इसको सोने सोने का ही मन करता है। दो चीजें समझ लीजिए, ये RAM यदि कम हो रहा है, उस इंसान को नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, और जिनकी ये बढ़ जाती है उनकी नींद उचट जाती है, उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से नींद नहीं आ पाती, मतलब लगी फिर खुल जाती है। तो उनसे आप पूछिए नींद कैसी आती है आपको, उन्होंने बोला ठीक ठाक आती है। तो मेरे हिसाब से आपको नींद ज्यादा आती है क्या इनके, बोले हाँ सब सोने सोने का ही मन करता है, नींद बहुत आती है। अब इसमें से कुछ वर्किंग हैंड भी होते हैं, वर्किंग हैंड मतलब जो काम करने जाते हैं, तो उनको तो नींद आती भी तो महसूस नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनको काम करना मजबूरी उनको दौड़ा के काम कर रही है, करवा रही है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे कंडीशन में यदि ये बढ़ा हुआ निकले तो आप उनसे पूछिए कि आपको नींद कैसे आती है। उसने बोला कि आ जाती है ठीक ठाक, नहीं अच्छे से आती है या एक बार खुल गई तो उचट जाती है, तो वो खुद ही बता देगा कि हाँ। अभी आपने उसकी एक एक चीज पकड़ते चले जा रहे हैं, तो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वो आपसे प्रभावित होते चला जा रहा है, और अब आपके साथ में उसका तालमेल मिलना शुरू हो गया कि यहाँ की ये डॉक्टर साहब बता मेरे बारे में सब कुछ रहे हैं, मेला में आज पहली बार हूँ कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम हो रही है। राइट, यहाँ पे आपको लंग्स फंक्शन है, और इसके लिए हमारे पास में आयुश्वास और कफनील बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ब्रेन पर आप निकल के चले जाइए आगे, इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें आप अंदर तक जाएंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग है। बस ये समझ लीजिए कि ठीक ठाक है, ठीक है ना, सेंटीमेंट इंडेक्स बढ़ा हुआ है, बाकी का सब कुछ ठीक ठाक है। बस एक चीज जो है, ये जो सेकंड पॉइंट आपके लिए देख रहे हैं, सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो करके दिख रहा है, लिख रहा है आपको ये दूसरे नंबर पे, यदि ये किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है तो उससे आप पूछिए सर में दर्द ज्यादा होता है कि कभी कभार चक्कर वक्कर कभी टाइप का ऐसा महसूस होता है क्या, तो उसको बोलिए यदि भाई साहब करा सकते हैं, ये सलाह है आपके तरफ से फ्री वाली एडवाइस कि भाई साहब यदि आप करा सकते हैं तो एक बार CT स्कैन करा लीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ में एक दो पेशेंट के साथ में ऐसा हो चुका है जिनका मैंने सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस बढ़ा हुआ दिखाया था, है ना, उनके ब्रेन में क्लॉटिंग्स बन रही थी, ठीक है, और एक पेशेंट उसमें आगे चल के उसको एक बार BP बढ़ा और उसके बाद में उसको स्ट्रोक हो गया। तब मुझे लगा कि यार ये मशीन सही बताती है, मैंने बोला भी था कि आप करा सकते हैं एक बार तो CT स्कैन करा लीजिए, यदि वो समय रहते करा लेते तो ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से सलाह है कि यदि आप करा सकते हैं तो किसी को दिखा लीजिएगा सर। और यदि नहीं है, आपको लगता है कि पेशेंट ये सब नहीं, भाई ये सामने वाला इतना बेयर नहीं कर, उनसे बोलिए कि ऐसी चीजें जिनसे खून पतला होता है ना वो चीजें लेना शुरू कर दीजिए, और उनको बोलिए कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखा करिए आप। राइट, आगे बढ़ जाइए बोन डिजीज पर, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। बोन मिनरल, ये सारा बोन का सेगमेंट है। ये देखिए 56 साल के जवान हैं, ये एकदम परफेक्ट है, इनकी ऑस्टियोक्लास्ट कोफिशिएंट बढ़िया है, कैल्शियम लॉस इनमें बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, बोन हाइपरप्लेजिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का झड़ना, कमजोर होना, ये भी बहुत अच्छा है। बोन मिनरल डेंसिटी जो है ये भी बहुत अच्छी है इनकी। तो ओवरऑल इनका हड्डियों का मामला बहुत बढ़िया है ना, मजबूत हड्डी के इंसान है ये, बहुत अच्छे हैं। यदि ये चीजें आपको ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ा हुआ दिखता है तो मतलब समझ जाइए कि इनको हड्डियों की कमजोरियां हो रही,
तो इनसे बोलिए कि कैल्शियम लेना शुरू करें, ठीक है, कैल्शियम लेना शुरू करें, थोड़ा खान पान में सुधार बदले, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़िए तो बोन से आप हो गए, रूमेटाइड बोन डिजीज कार्ड है ये। रूमेटाइड मतलब जोड़ों जॉइंट्स का जो होता है ना, क्या ना चाहिए वो वात वाला जो प्रॉब्लम था, रूमेटॉइड जो होता है वो, उसको लेकर ये है। तो इस मामले में भी ये बहुत अच्छे हैं, राइट। यहाँ पर भी ऑस्टियोपोरोसिस कोफिशिएंट देखिए आप लिखा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस कोफिशिएंट यहाँ भी लिखा हुआ है, रूमेटिज्म कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है। यदि रूमेटिज्म बढ़ रहा है तो मतलब उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने वाली है, या हो चुकी होगी, या वो खुद ही बोल देगा हाँ सब ये प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी हड्डियां एक एज के बाद, आपके शरीर में जब कैल्शियम की कमी पड़ती है तो आपका शरीर आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, और वो हड्डियां धीरे धीरे अपने आप में कमजोर होना शुरू होती है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और पिछली रिपोर्ट में आप बैक जाएंगे, इसमें भी देखिए डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है। इन दोनों को एक बार आगे पीछे करके, ठीक है, मैच करके देख लीजिए दोनों में क्या फर्क आता है, राइट। यदि दोनों परफेक्ट हैं तो बहुत बढ़िया है। ब्लड शुगर पे आप आए गए, इनका बहुत अच्छा है, ये आप आराम से देख सकते हैं, ब्लड शुगर कम है जाता है। फिजिकल मेंटल क्वालिटीज में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन टॉक्सिन्स पर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आगे आगे बढ़ जाइए। ट्रेस एलिमेंट पर आ जाइए, आप ट्रेस एलिमेंट पर आ जाइए। ये है हम रिपोर्ट नंबर 15 नंबर पे हैं हम लोग इस समय। तो ट्रेस एलिमेंट पर आप आ जाइए, राइट। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है, यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है कि इस बंदे के अंदर किन किन चीजों की कमी है। कैल्शियम थोड़ा सा कम है, आयरन की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, निकेल की कमी हो रही है। इन चीजों के जनरली हम लोग दो तीन चीजें देखते हैं, आयरन कैल्शियम पर ही हम लोग बात करते हैं। आयरन कैल्शियम तो कम नहीं हो रहा है, बाकी की चीजें तो आप सोच समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत आगे की चीजें हैं। तो आप देख लीजिए इस बंदे को आयरन की कमी हो रही है, आप उनको बताइए कि भाई साहब आपके शरीर में आयरन की कमी है, आप पालक वगैरह अच्छा खाया करिए, हरी सब्जियां खाइए, और एक ले सकते हैं तो आयरन टॉनिक ले लीजिए, राइट। यहां से आप इनको आगे बढ़िए। 15 नेक्स्ट हमारा है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स आपको 90% केसेस में बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं निकल के आते, ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ की पानी की गड़बड़ी के कारण हैवी मेटल्स बढ़ रहे। पानी जो हमारे यहाँ का उसमें प्रॉब्लम्स है, इसलिए हैवी मेटल्स आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे बोलिए कि पानी साफ वाला पिया करिए और अच्छा वाला यूज कीजिए, फिल्टर यूज कर सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड पर आप आ गए। अभी ये मेल की रिपोर्ट है, दशरथ जी हैं, इनकी मेल की रिपोर्ट है, तो मेल के हार्मोन्स है। यहाँ पे भी हम एक फीमेल की रिपोर्ट भी चेक करेंगे, तो उनमें आपको फीमेल के और हार्मोन्स नजर आएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का जो डिसबैलेंस होता है, वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को आता है, इन मेल्स में कम आता है देखने के लिए। इसे आप देख रहे हैं थायराइड का सिक्रीशन, थायराइड का सिक्रीशन आपने यहाँ से देख लिया, आगे चल के आपको एक जगह थायराइड और मिलेगा, तो आप दोनों को क्रॉस चेक कर ले एक बार, ठीक है ना। पैराथायराइड हार्मोन इधर लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन है। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले तो कि इन ग्लैंड्स के कम ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होती है, राइट, तो ही आप इस पर डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए इधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे आप सीधे आगे बढ़ जाइए। इम्यून सिस्टम, ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, ये इनका बहुत अच्छा है। यदि ये कमजोर दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि भाई साहब कवच प्राश वगैरह आप इनको देखिए कि इम्यूनिटी आपकी थोड़ी वीक है भाई साहब, है ना, थोड़ी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उससे आप स्ट्रॉन्ग करिए। और वैसे भी आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि दौर जो है वो पूरा इम्यूनिटी के ही खेल पर है। कोविड का सिचुएशन है ना, और अभी तो कोविड डिटेक्ट हो गया, इसलिए पता नहीं ऐसे कितने वायरस मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, और कौन कहाँ से कब आ जाएगा पता नहीं। आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। तो क्योंकि इम्यूनिटी को चेक करने का, नापने का कोई पैमाना, पैरामीटर नहीं है, इंसान को कैसे पता कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हमारे पास में जो मशीन है वो उससे हम ये बता सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, आप इसको बढ़ाने के लिए लीजिए। तो जो आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए वो आप प्रोडक्ट उन्हें सजेस्ट करिए। प्रोस्टेट से आगे बढ़ जाइए। ये भाई साहब का प्रोस्टेट थोड़ा सा इंक्रीज है,
मेल सेक्शन है, इसमें 3 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, गोनेडोट्रोपिन है, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। दूसरी चीज, इनकी एज इतनी हो चुकी कि अब इस हार्मोन का कोई रोल नहीं रह गया, तो आप यहां से आगे निकल जाइए। यहाँ पर भी एज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्किन पर आ जाइए, ये आपकी स्किन है, तो इस पे भी बहुत ज्यादा आपको लगता है कि सामने वाले को यदि कुछ प्रॉब्लम है स्किन के, तो आप इधर आइए, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाइए। आई से आप निकल जाइए, एलर्जी से आप आगे निकल जाइए, इनको पता है कुछ चीजों की एलर्जी है। सीधे आप आ जाइए विटामिन पर, 25वें नंबर की रिपोर्ट है आपके सामने, आप विटामिन पर आ जाइए और इसमें कौन कौन से विटामिन की कमी है वो आप देख लीजिए, इन्हें बता दीजिए कि भाई साहब ये विटामिन आपके शरीर में कम पड़ रहे हैं, थोड़ा खान पान का ध्यान दीजिए। और एक चीज, जब आप अपना डाइजेशन अच्छा कर लेंगे और आपको खाना अच्छा पचेगा, तो ये विटामिन आपकी बॉडी में खाने से भी मिल सकते हैं। क्योंकि 2 चीज ध्यान रखिए हमेशा, खाना शरीर में या तो पचता है या सड़ता है। खाना शरीर में या तो पचता है या सड़ता है। यदि खाना पचता है तो आपको खाने से मिलने वाले सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते हैं, और यदि खाना सड़ता है तो टॉक्सिन्स क्रिएट होता है, फिर डकारें आती हैं, है ना, दोनों साइड से, फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है, ठीक है। गैस बनती है, किधर किधर से निकलती है, ठीक है, और अनकंफर्टेबल फील होता है, खाने का प्रॉपर मन नहीं करता, ये खाना सड़ने का प्रॉब्लम है। तो खाना या तो पचना चाहिए या सड़ना चाहिए। यदि आपने खाने को पचा लिया तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप ये चीजें मेंटेन कर सकते हैं। साथ में आप किनका चेकअप कर रहे हैं उन पर डिपेंड कर सकते हैं, तो उन्हें आप, हमारे पास में न्यूट्री लाइफ है, हमारे पास में लिवअगेन है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे पास में स्पिरुलिना गोल्ड है, हमारे पास 95 है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां आपको सुटेबल जो चीज लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, आगे बढ़ जाइए, बोन ग्रोथ इंडेक्स पे यहाँ से आप आगे निकल जाइए, है ना। बोन एल्कलाइन फॉस्फेट कमजोर हो रहा है, मतलब बोन, ये को एंजाइम है मतलब ये रिपोर्ट है हमारी 28 नंबर की एक रिपोर्ट है जिसपे को एंजाइम लिखा हुआ है, राइट। इस रिपोर्ट पर एक चीज गौर करिएगा, बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, उसके लिए पैसा लगता है, राइट। निकोटिनामाइड और बायोटीन करके 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये 2 कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर हैं। देखिए इन भैया का बायोटीन कम हो रहा है और निकोटिनामाइड जो है ना, ये भी थोड़ा कम हो रहा है। यदि ये कम हो जाए, इनसे पूछिए आपको हाथ पैरों में झुनझुनी आती है क्या? इनने बोला हाँ आती है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। मतलब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है और उनके बगैर बताए आपने ये उन्हें बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम होती है क्या। वो आपका फैन दीवाना हो चुका है। ये निकोटिनामाइड या बायोटीन के इनके कम होने से, पैंथोटिक एसिड इन चीजों के कम होने से, है ना, ये न्यूरोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके कम होने से हाथ पैरों में झुनझुनी आती है, ठीक है ना। इसके लिए लोग मैथिल कोबालामिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, न्यूरोबियान वगैरह वगैरह के लगाते हैं। तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं एज देखकर, है ना, या आप किसी से भी लगवा लीजिएगा, आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। सलाह ही तो देनी है, लगाना वाला दूसरे उसके गांव का डॉक्टर बैठा है, वही लगा देगा, तुमको कोई सोचना है, राइट। लेकिन यहाँ से वो आपको, और उसको ये प्रॉब्लम है और आपने आइडेंटिफाई कर दी और सॉल्व कर दी। स्पर्म एंड सीमेन आप देख लीजिए कि किस एज ग्रुप के साथ में आप बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बता दीजिए। यहाँ पे यदि कोई मैरिड है और न्यू यंग एज का है, तो आप उनका ये जरूर उनको बता दीजिएगा कि उनकी स्थिति क्या है, नंबर ऑफ स्पर्म और मोटिलिटी रेशियो क्या है ना, पीएच कैसा है, ये उन्हें बता दीजिए, तो उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट है। अभी हम जब हार्ट वाले सेक्शन पर बैठे थे, हम उधर से इधर आ गए, तो उसमें हमने कोलेस्ट्रॉल देखा था। यहाँ पे पूरा चीज कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड विस्कोसिटी हमने वहां भी देखी थी, ब्लड विस्कोसिटी यहाँ भी है। यदि आप चाहें तो एक बार बैक जाके देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वहां भी ब्लड विस्कोसिटी उनकी बढ़ी हुई थी, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब खून में गाढ़ापन तो है भाई साहब। कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका वहां भी अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है, ठीक है। एचडीएल एलडीएल, ये देखिए एलडीएल इनका बढ़ा हुआ है, मतलब इनको आगे चल के बीपी की प्रॉब्लम होने वाली है, तो डेफिनेटली इधर उधर भी फैट, इधर भी फैट थोड़ा बढ़ा हुआ, राइट।
तो कोलेस्ट्रॉल को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दो जगह से, पिछली रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट से, राइट। यहां से आप चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक करके, ठीक है। ये आपकी ब्लड चैनल, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। पल्स, हार्ट एंड ब्रेन से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है ना, इसको समझने में आपको समय लगेगा। यहाँ पे आ जाइए आप कोलेजन्स ऑफ एनालिसिस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे सिस्टम दिखा देते हैं। आपकी आंख कमजोर है भाई साहब, आपके दांत भी कमजोर हो गए तो 56 साल की उम्र में दांत भी कमजोर होंगे और आंख भी कमजोर होगी, तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। इस हेयर एंड स्किन अच्छी है, एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका हार्ट वाला बिल्कुल ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक दिखा रहा है, इम्यून सिस्टम भी ठीक दिखा रहा है, मोशन सिस्टम थोड़ा कमजोर है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से सिस्टम वीक हो रहे हैं, ठीक है। अभी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस उम्र में कोई जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको बायोटिन वाला बताया था वो उधर आ गए। स्केलेटन सिस्टम अट्टा हड्डियों का थोड़ा कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पता चलता है कि किन किन चीजों की इनके अंदर कमियां हो रही हैं, तो वो आप उनको दे सकते हैं, राइट। यहाँ से आप आगे बढ़िए। लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन ठीक, थायराइड है इनको। अब आप थायराइड की रिपोर्ट पे आ गए, तो यदि इनको थायराइड आपको लगता है तो आप इनको एडवाइस दे सकते हैं कि आप एक बार जांच करा लीजिए, इसके हिसाब से बढ़ा हुआ दिख रहा है, वास्तविकता में क्या है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी आपको समय मिले एक बार करवा जरूर लीजिएगा। अभी आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया तो एक बार वो करवा लीजिएगा, तो घूमते फिरते कभी करवा ले, या दोबारा आपकी मुलाकात हो तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं करवाया क्या आपने। एक बार थायराइड की जांच आप करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, राइट। फैटी, यहाँ से आप बढ़िए, और ये हो गई हमारी मेल सेक्शन की रिपोर्ट। थोड़ा सा एक बार किसी फीमेल की रिपोर्ट देखते हैं। ये एक रेशमा जी है कोई, इनकी रिपोर्ट इसमें डली हुई है। एक नजर दिखा देता हूं मैं आपको, तो इसमें आपको समझ में जाएगी कि दोनों रिपोर्ट में अंतर कितना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझ में आया आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पाचन तंत्र, लीवर फंक्शन, गॉल ब्लैडर सेम है, पेनक्रियास सेम है, किडनी का आप बराबर देख सकते हैं। लंग्स फंक्शन देखिए इनका भी, उस अभी जो पिछली रिपोर्ट में आपने देखा लंग्स फंक्शन में इनके भी ये दोनों चीज वीक थी, इनकी भी है। मैंने बोला आपको 100% हर रिपोर्ट में आपको यही मिलेगा, ये आज के मौसम और एटमॉस्फेयर के कारण। RAM दशरथ जी का जो था वो कम इधर था, इन मैडम का, इनकी उम्र 19 साल है, इन मैडम का इधर है, ठीक है। इन मैडम का इधर है, मतलब इनको प्रॉपर नींद नहीं आती होगी, ठीक है। बाकी की चीजें आप आगे सब कुछ सेम है, रूमेटाइड भी है, 19 साल की एज है, तो बाकी सब चीजें होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। इनमें उनको भी आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कॉपर की कमी है, हेवी मेटल्स आगे बढ़िए। इनको किन चीजों की कमी है आप ये देख लीजिए। अब वहां पे, यहाँ पे आपका 20वें नंबर पे गायनेकोलॉजिकल आ गई, मेल में गायनेकोलॉजिकल नहीं थी। यहाँ पे इनका फीमेल ऑर्गन कम हो रहा है, सिक्रेंस, गोनेडोट्रोपिन की सिक्रीशन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, ये हार्मोन्स का, ये 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन का, प्रोलैक्टिन का हार्मोन का सिक्रीशन यदि कम होगा, इसके कम ज्यादा होने से मिल्क सिक्रीशन पर फर्क आता है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए काम करता है, क्योंकि ये 19 साल की है, इसलिए इनका प्रोलैक्टिन स्थायी है और ये 3 हार्मोन इनके डिस्टर्ब है। मतलब आगे चल के आप देखेंगे तो इनको मेंसेस की प्रॉब्लम नजर आएगी, इनको मेंसेस की प्रॉब्लम समझ में आएगी। चल के आगे देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। आई एलर्जी, विटामिन, ओबेसिटी, बोन ग्रोथ हार्मोन, कोएंजाइम्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ गए, देखिए इनको मेंसेस की प्रॉब्लम है क्योंकि उधर हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इनसे आप पूछ लीजिए कि इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है क्या, ठीक है। जब आप लॉग इन कर रहे हो, है ना, जब आप लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन मीन्स जब आप यहां से लॉग इन कर रहे हो, जब आप किसी का नाम ऐड कर रहे हो तो मेल फीमेल देखकर डालिएगा। किसी ने डाला है दशरथ जी सत्यम नाम से और क्लिक कर दिया है फीमेल पर, या कई बार आपने डाला है फीमेल का और क्लिक कर दिया है अपने मेल पर, तो रिपोर्ट कुछ और आएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, राइट।
एक सेकंड में स्क्रीन ऑफ करता हूं। ठीक है, तो ये है मेल और फीमेल की रिपोर्ट्स आपके सामने। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, वो यदि आपने नोट डाउन कर रही हो तो बहुत अच्छा है। तो बस इतनी बारीकी आप ध्यान रखें, और जब इस तरीके से आप सारी चीजें डिस्क्राइब करके आप सामने वाले को बताते हैं तो वो आपका फैन और मुरीद हो जाता है, क्योंकि आपने उनको वो सारी चीजें बता दी जो उनके अंदर प्रॉब्लम हो रही थी और जो उन्हें जरूरत थी। राइट? तो यहां से आपने बताना शुरू कर दिया। तो जब आपने ये करना शुरू कर दिया, दूसरी चीज, जब भी आप सामने वाले को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तो एक बार में उसको सारी चीज देने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मैंने देखा है लोगों को कि 95 भी दे दिया है सर, स्पिरुलिना गोल्ड भी दे दिया है, लिव अगेन भी दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही तो इम्यूनो 3+ भी दे दिया है, और ज्वाइंट पेन बताते थे तो नववेदना भी दे दिया है ना। ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जो चीजें ज्यादा जरूरी है पहले वो दीजिए उन्हें, और अगले बार के लिए बचा के रखिए। ठीक है, अगले बार के लिए मतलब उर्मिला जी समझ गई, वो स्माइल दे रही है। अगले बार के लिए मतलब यदि उसको पता है कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पैड में डायरी में लिख लीजिए ना, और उन्हें जो शुरुआती 2-3 चीजें वो दीजिए, और उन्हें बोलिए कि आप ये यूज करिए, इसमें कितनी रिकवरी आती है, फिर बाकी चीजों के लिए हम बाद में देते हैं। एक ही बार में 10 के सर? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा मत करिए कि एक ही बार में आपने उसको कर दिया, क्योंकि हर कोई इतना बेयर नहीं कर सकता। हाँ, जो सक्षम है, जिनको लग रहा है, उनके लिए ठीक है। अदरवाइज आप उन्हें बोलिए कि कुछ प्रोडक्ट आप यूज करके देखिए, पहले ये वाली प्रॉब्लम जो ज्यादा गंभीर दिख रही है, और जो प्रोडक्ट देने के बाद आपको मालूम है कि ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इसके रिजल्ट आ जाएंगे, वो पहले आप दे दीजिए। ये आप यूज कर लीजिए, और इसमें कितना फर्क पड़ता है मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर अपन आगे की चीजें देते हैं। राइट? अभी आपको पता था कि आपके लिव अगेन ने या वुमेन कंपेनियन ने या आपके जो बाकी प्रोडक्ट्स है, आपकी कफनील था, उन्होंने आपका असर दिखा दिया। आपको पता है कि लिव अगेन 4-5वें दिन रिजल्ट दिखा देता है। राइट? तो उससे क्या होगा कि जो पहली बार आपने प्रोडक्ट दिए थे उससे उसको अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल रहा है, तो उसका विश्वास आपके और प्रोडक्ट के लिए और बढ़ गया। अब आप जो जो देते जाएंगे वो लेते जाएगा, तो आपका एक रिटेल कस्टमर बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हो गया। आप एक ही बार में हलाल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं और लोग मुझे रिपोर्ट सेंड करते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस लेने की, पेशेंट्स को लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, है ना। कुछ हमारे बारे में भी सोचिए। हम लोग क्लिनिक खोल के बैठे हैं, हमारा भतीजा डॉक्टर है, हमारे घर में भी यार इलाज करते हैं लोग। लोगों ने MBBS और MS और MD करके अस्पताल खोले, कुछ उनका भी ख्याल रखिए भाई साहब। कुछ पेशेंट उधर भी जाने दीजिए, है ना, उनको भी ऑपरेशन करवा लेने दीजिए। सब इधर ही कर लोगे आप तो फिर उनका क्या होगा? तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हो, ऐसे पेशेंट्स जो नागपुर परेशान होके आया है, ऐसे पेशेंट्स को आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको परेशानियां ज्यादा आएगी। तो प्लीज ऐसे लोगों को आप ज्यादा दिमाग लगाने की, हाँ, आप उनके साथ बैठ के, उनको तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और उन्हें ये दिलासा दे सकते हैं कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने से देखते हैं कुछ फायदा हो सकता है, तो हम प्रयास करते हैं। राइट? कि भाई हम प्रयास करते हैं कि ये चीजें आपके लिए हम कुछ बेहतर कर सके। लेकिन गारंटी मत दीजिए कि मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ या करती हूँ और फिर बताती हूँ सर इसको कैंसर इतना हो गया है, अब मैं क्या करूं, इसको ये प्रॉब्लम। ऐसे सीवियर केसेस में प्लीज 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 मत डिस्कस करिए, क्योंकि ये हो रहा हो, क्योंकि ये जो आपके पास आया है ना पेशेंट, ये 4 घाट का पानी पी के आया है भाई साहब। इसने कुछ नहीं छोड़ा, कोई छिंदवाड़ा, सुनी, बालाघाट, नागपुर, झाड़ा फुकाई कुछ नहीं छोड़ा, सब करवा लिया है। और जब सब जगह से थक गया है तब आपको बोल रहा है ये। तो जब इतने सब जगह से थक के आपके पास आया है तो इनको चैलेंज मत करिए, इनको बोलिए कि आप प्रयास कर सकते हैं, है ना, क्या हो सकता है बेहतर देखते हैं। बाकी आपको तो पता ही है, आप तो इतनी जगह करा ही चुके हैं, है ना। ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे तो इन पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट?
तो ऐसे पेशेंट्स को आप, तो हम लोग डॉक्टर नहीं है, मतलब डॉक्टर हैं, मतलब आपको तो अब इस सेशन के बाद तो आई थिंक यहाँ पर बैठे 450 लोग डॉक्टर बन चुके हैं, अभी आपकी मास्टरी हो चुकी है। जिनके पास मशीन है उनकी बल्ले बल्ले है, जिनके पास मशीन नहीं है वो ले लें, और अब बिजनेस यहीं से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक का चेकअप किया और जो 4 आसपास को खड़े होकर देख रहे थे उनको भी चुल छूटेगी और वो भी बैठ के आपसे चेकअप कराएंगे। ठीक है, अभी मैं आपके जो क्वेश्चन वो आ रहे हैं चैट्स में, उस पर गया नहीं हूँ सर, चैट्स पे भी आते हैं, देखते हैं 8 बजे है ना, और चैट्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, अभी आपके सवालों के ऊपर भी जवाब देते हैं। ओके, तो आप ये चीजों का ध्यान रखिए, यहां से आपका रिटेल बढ़ गया। दूसरी चीज, आप यदि सुबह निकलते हैं किसी के घर में जाके चेकअप करने बैठते हैं तो आप ये भी करके बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका चेकअप फ्री है, आपके मोहल्ले के 8-10 लोगों का चेकअप करा दीजिए, आपके घर का आपका चेकअप हम फ्री कर देते हैं। आप सुबह निकलते हैं 10 का चेकअप करते हैं, बहुत ज्यादा फीस लेने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मैंने बहुत, मशीन की प्राइस क्या है सर जी, वो आपके अपलाइन बता देंगे, तो बहुत ज्यादा फीस लेने की कोशिश भी मत करिए प्लीज। ठीक है, लोग कुछ भी ले लेते हैं, 300 400 500 रुपए कुछ भी लेते हैं, ऐसे मत करिए। 100-200 रुपए फीस ठीक है, 200 रुपए सफिशियंट होती है। आप बहुत कमजोर गरीब दिख रहा है तो उसको आप 100 रुपए में भी फीस कर सकते हैं, 150 रुपए बढ़िया है, जो भी आप लेते हैं इसके अंदर दीजिए। ठीक है, और इतनी फीस पर्याप्त है आपकी। सोचिए आप 10 लोगों का चेकअप करने निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, और ऐसा कोई मशीन वाला नहीं है जो सुबह निकले और शाम को 10 लोगों का चेकअप करके ना लौटे ना। 10 लोगों का चेकअप करके निकलता है ना माय डियर फ्रेंड, यदि आप 100 रुपए भी लेते हैं तो 1000 रुपए चेकअप की फीस आपके जेब में होती है। और 10 लोगों का चेकअप करते हैं और आपने छोटे छोटे 100 200 500 रुपए के भी प्रोडक्ट देते हैं, तो एटलीस्ट 2000 रुपए के आप प्रोडक्ट रिटेल कर देते हैं, 3000 रुपए का आपका काम हो गया, जिसमें 1000 रुपए आपके सूखे बचे। 2000 का प्रोडक्ट बेचने पे आपको 300-400 रुपए वो बचे, मतलब 1500 रुपए रोज कमाने वाला इंसान उन्हें 30 दिन काम करे तो कितना कमा सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, 45,000 रुपए के इंसान हैं आप, और आप लोगों को और हमें या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को शिकायत होती है कि सर माय लाइफ स्टाइल के अंदर पैसा नहीं आता। माय लाइफ स्टाइल करने वाला इंसान खाली निकल जाए ना घर से तो उसको पैसों की कभी कमी होती ही नहीं है भैया, उसका जेब हमेशा भरा पूरा ही रहता है। राइट, हम अपनी अलाली अपनी कायरी के चक्कर में, और हमें यह लगता है कि एक लैपटॉप लेना है, एक मशीन लेनी है तो 20-30 हजार रुपए हमारा खर्च हो जाएगा। खर्च नहीं हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एक बार मशीन लैपटॉप आप यूज करके, ठीक है, मशीन आप 45,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। मैं कह रहा हूं आधा भी कमाया आपने तो 2 महीने में तो मशीन लैपटॉप सब फ्री है ना, तीसरे महीने से तो आपका जेब में आ रहा है पैसा, तो आपका ही फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जहां पे आपको प्लान करते नहीं आता है, यदि आपकी प्लान में मास्टरी नहीं है, आप प्लान बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, मत करिए। आपके पास मशीन है, चेकअप है, मशीन चेकअप और प्रोडक्ट आपका प्लान कर देता है। अभी किसी का बिल बना 3000 रुपए का, किसी का बिल बना 2000 रुपए का या 3000 रुपए का, 2000 रुपए का बिल बना, उस इंसान को 2000 का प्रोडक्ट देने से अच्छा है कि आप उसके ये बोले कि भैया एक काम करिए, आपकी डिटेल मुझे दीजिए, मैं आपको इसकी कस्टमर आईडी देता हूं, और यही 2000 के प्रोडक्ट आपको 1600 रुपए में जाएंगे, 400 आपके और बच जाएंगे। उससे क्या हुआ है पता है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी तैयार हो गया। आप हो गया, आपकी एक ज्वाइनिंग आ गई कि नहीं आ गई। आपने प्लान कहाँ किया उसको, ना आपने प्लान किया ना आपने कुछ नहीं समझाया उसको, लेकिन ज्वाइनिंग आ गई कि नहीं आ गई। आपने 1000 रुपए का किसी को प्रोडक्ट दिया और आपको लगता है यार ये बंदा अच्छा है, काम कर जाएगा, मत कमाओ उससे 200 रुपए रिटेल प्रॉफिट के। आपको लगता है ये बंदा बहुत काम का है, अच्छा है, और इस घर से अपन अच्छा धंधा ले सकते हैं या इन लोगों को अपन आगे काम में ले सकते हैं, अरे मत कमाओ उससे रिटेल प्रॉफिट। उसको ये बोलो कि भैया ये जो आपको 800-1000 रुपए का प्रोडक्ट हो रहा है ना, आप एक आपकी डिटेल दीजिए, मैं आपकी एक लॉगिन बना देता हूँ, तो यही 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 800 रुपए में आ जाएगा, मतलब जितने में आता है ना वहां से उतने में आपको आ जाएगा, आपके 2 पैसे बच जाएंगे। मैं तो पैसे बचाना चाहता हूँ, और वैसे भी महाराज चेकअप करके तो 200 ले चुके हो,
रिटेल प्रॉफिट छोड़ के भी कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, क्यों आसाराम जी? ठीक है ना। अब वो उस चक्कर में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया कि नहीं मिल गया काम करने के लिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, काम हो गया। सुशीला जी आप घर से निकले ना निकले, लेकिन आप चेकअप करा के हजारों ज्वाइनिंग उठा सकती हैं सिर्फ प्रोडक्ट देकर। आपकी एक बहुत बड़ी टीम खड़ी हो सकती है और जिन जिन को रिजल्ट आएगा और वो खुद ही करवाते हैं दोबारा से। क्लियर? तो यहां से आपका रिटेल बढ़ गया, आपकी क्लोजिंग आ गई, मतलब 4 आर में से 2 आर आपके कम हो गए। राइट? आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो जाएंगे और फिर इनको उठा के आप मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में कनेक्ट करा दीजिए, आपका हो गया काम। एक भी प्लान करने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपको प्लान करके 1 घंटा आप नहीं खर्च करना चाहिए, आपको प्लान नहीं आता ना, मत करिए। 1 घंटे में 5 लोग 6-8 लोगों का चेकअप कर दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। क्लियर? कितना पैसा कमाना चाहते हो यार? सुबह खाली हाथ 100 रुपए का पेट्रोल के लिए पैसा लेके निकलो मशीन लेके, शाम को लौटोगे 1000 रुपए जेब में डाल के लाओगे, और शाम को आके बीबी फोन करेगी ना ये लेते आना, तो बोले हाँ ला दूंगा। और शाम को आके 200 रुपए बच्चों को भी दे रहे कि ले बेटा तेरे गुल्लक में डाल दियो, सेविंग अकाउंट है अपना ही। वो भी खुश, उसके बर्थडे पे तेरा गुल्लक फोड़, तेरे को जो चाहिए उसमें 200 और मिला के चल, वो तेरे कुछ अच्छा आइटम ले आते हैं। कुछ नहीं लगता है यार, आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए काम करने की। और ये मशीन हमारे पास, सिर्फ हमारे पास है मशीन। ऊपर से आपकी टीम में यदि किसी को 10K करना है, 10K करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो ये होता है कि आप मशीन लेकर तो निकल जाओगे, सामने वाले को प्रोडक्ट कहां से दोगे? भाई साहब चेकअप तो कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, सामने वाले को प्रोडक्ट कहां से दोगे? आप रहते हैं सोनी जी सिंगोड़ी में, और चेकअप करने के लिए गए आप छिंदवाड़ा आए हैं, या चंदनगांव में आप चेकअप कर रहे हैं, या आप चंदनगांव में रहते, सिंगोड़ी में रहते हैं और आप चले गए पौनार, पौनार में आप चेकअप करके आए। अब उसको माल लाके देना है, उसको चेकअप करके प्रोडक्ट देने हैं, और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। आप वापिस आओगे छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा शॉपी से माल खरीदोगे और फिर ले जाके पौनार दोगे। ठीक है ना? तो सामने वाला तब तक वेट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। दूसरी चीज, आप पौनार मतलब अमरवाड़ा के आगे पौनार, और पौनार से आके आप छिंदवाड़ा आओगे, और छिंदवाड़ा से वापस देने जाओगे, कितने का पेट्रोल जलाओगे? 200 रुपए का पेट्रोल जलेगा आपका। आप धंधा तभी कर पाएंगे यदि आपके पास में स्टॉक है। तो यदि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही आप मशीन का भी ढंग से यूज कर पाएंगे। कि सामने वाले को जो रिकमेंड लग रहा है वो उठाया और आपने दे दिया। अब ये चीज यदि आपके घर पे रखी है, आपके पास रखी है, तो आपको देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए भागना पड़ेगा। कब तक भागोगे? आपके पास में एक प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है, सबसे पहले अपने पास में एक प्रोडक्ट ज्यादा मत रखिए। हमारे पास में 4 कफनिल है, 4 लिवगेन है, 2-4 वुमेन कंपेनियन है, एक एक 2-2 पीस रखिए। एक भी बेलहार्ट की डिब्बी रखिए। मैं कह रहा हूं मत रखिए 4, 2 डिब्बी रखिए। मैं कह रहा हूं मत रखिए 10 95, एक 95 एक न्यूट्री लाइफ घर में रखिए, मत रखिए। लेकिन है ना, 2 नो वेदना की रखिए। एक एक 2-2 पीस तो रखिए, खत्म हो जाएगा हम फिर बुलवा लेंगे, फिर ले आएंगे। लेकिन आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए पूरे टाइम। ठीक है? ग्रोथ करते चली जाएगी, है ना। क्योंकि इंसान 2 ही चीज कमाता है, ठीक है ना, बनाता है, या तो पैसे या बहाने। तो यदि आप बैकअप सेशन में है, नॉलेज कमाते चले जाएंगे, पैसा आपके पीछे आते चला जाएगा, और बैकअप सेशन से लापरवाही हमको उतनी दूर धकेलती चली जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय वी। थैंक यू सो मच।